हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर जो है शब्दों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाले शब्द की शक्ति को शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, शब्द का जो अर्थ है उसका जो बोध कराने वाली जो शब्द की शक्ति है उसे क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, और शब्द शक्ति जो है स्वतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं नीचे हम पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला प्रकार है अभिधा। ठीक है, और दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है अभिधा। ठीक है, अभिधा की अगर बात करें तो अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, उसे अभिधा कहते हैं। ठीक है, जिससे जो है मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी कि जो मुख्य शब्द है उसका बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अभिधा शक्ति कहते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द आपको आसानी से समझ में आ जाए वो कौन से शब्द होते हैं? अभिधा शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, घर, सड़क, नगर, फल, फूल आदि। ठीक है, घर, सड़क, नल, फूल, फल आदि जो है वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और ले लेते हैं, गाय। ठीक है, आप अगर गाय बोला उदाहरण में, तो गाय शब्द सुनते ही तत्काल हमारे जो दिमाग है उसमें क्या आ जाता है? गाय का एक चित्र जो है अंकित हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें इसे सरलता से इसे हम समझ पा रहे हैं। तो यह क्या है? अभिधा शब्द है। ठीक है, अभिधा शक्ति को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभिधा शक्ति को जो है 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में बांटा गया है? पहला है रूढ़ि। ठीक है, दूसरा है यौगिक और तीसरा क्या है? योग रूढ़। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि अभिधा शक्ति को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। वहाँ पर ऑप्शन आएगा 3, 2, 5, 1। तो याद रखना है आपको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, लक्षणा। ठीक है, लक्षणा की अगर बात करें तो वो शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना होकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया गया हो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना होकर प्रयोजनवश वो जो होते हैं उनका कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लक्षणा कहते हैं। ठीक है, और लक्षणा शक्ति के कितने भेद होते हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लक्षणा शक्ति के जो हैं 2 भेद होते हैं। पहला होता है गौणी लक्षणा और दूसरा कौन सा होता है? शुद्धा लक्षणा। ठीक है, पहले कौन सा होता है? गौणा लक्षणा और दूसरा होता है शुद्धा लक्षणा। ठीक है, तो याद रखिएगा लक्षणा शक्ति के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, लक्षणा की प्रमुख 3 शक्तियां हैं। ठीक है, लक्षणा की प्रमुख कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। ठीक है, इन्हें आपने अगर याद रख लिया तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे कि लक्षणा शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, पहला होता है मुख्यार्थ में बाधा। मुख्यार्थ यानी कि जो उसका मुख्य अर्थ हो उसमें बाधा। ठीक है, तो जो मुख्य अर्थ हो उसे समझने में अगर कठिनाई आए तो वो क्या कहलाता है? मुख्यार्थ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कोई आपको शब्द दिया हो, कोई वाक्य दिया हो, अगर आपको उसे आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लक्षणा शक्ति कहलाएगी। ठीक है, आसानी से आपको जान लेना है। इसको जानने का पहले शक्ति है मुख्यार्थ में बाधा। ठीक है, उदाहरण दिया है, सुनील गधा है। ठीक है, सुनील गधा है, लेकिन यहाँ पर सुनील देखा जाए तो सुनील क्या है? मनुष्य का नाम है ना, और गधा क्या है? जानवर है। ठीक है, तो सुनील अगर मनुष्य है तो वो गधा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसे हमें समझने में बाधा उत्पन्न हो रही है ना कि सुनील अगर मनुष्य है तो वह गधा कैसे हो सकता है, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर हो ही नहीं सकता। यहाँ गधे का मतलब है कि उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो गधे मिलते हैं, इसीलिए उसे क्या बोला गया है? सुनील गधा है बोला गया है। ठीक है, तो मुख्यार्थ में बाधा इसकी पहली पहचान है लक्षणा को पहचानने की। ठीक है, सेकंड पहचान है मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ में संबंध। ठीक है, मुख्य शब्द जो है और उसके लक्षण, इन दोनों में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। ठीक है, जो भी मुख्य अर्थ हो और उसके लक्षण हो
मुख्य अर्थ में और उसके लक्षण में दोनों में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देते हैं, रमेश शेर है। ठीक है, रमेश शेर है। फिर से उदाहरण कैसा है, रमेश क्या है, मनुष्य का नाम है। ठीक है, और शेर क्या है, जानवर है। ठीक है, तो अगर रमेश मनुष्य है तो वह जानवर कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है रमेश में कुछ ऐसे गुण होंगे जिस वजह से उसको जो है शेर के बोला गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ में जो संबंध है, इन दोनों में संबंध होना चाहिए, मुख्य शब्द में और उसके लक्षण में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, लक्षणार्थ शक्ति कहलाएगी। ठीक है, तीसरा नियम है रूढ़ि, रूढ़ि या प्रयोजन। ठीक है, रूढ़ि या प्रयोजन। ठीक है, ये इसका तीसरा नियम है लक्षणा शक्ति को पहचानने का। ठीक है, तो जो पहले से ही परंपरागत बातें चली आ रही हैं, जैसे मुहावरे, लोकाकृतियाँ और कहानियाँ आदि क्या होती हैं, लक्षणा शक्ति होती हैं। ठीक है, जितने भी मुहावरे आएंगे, लोकाकृतियाँ आएंगी, कहावतें आएंगी, ये सारी क्या होती हैं, लक्षणा शक्ति हैं। ठीक है, उदाहरण दिया है, घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सो जाना। ठीक है, इसका अर्थ ये निकलता है। तो इस तरीके के अगर मुहावरे, लोकाकृतियाँ एवं कहानियों का जहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या होगा, लक्षणा शक्ति होगी। ठीक है, तो लक्षणा शक्ति को पहचानने के 3 शक्तियाँ होती हैं, आपको बता दिया है। पहला है मुख्यार्थ में बाधा, यानी कि जो मुख्य अर्थ है उसको समझने में बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, दूसरा है मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ में संबंध। ठीक है, मुख्य शब्द और जो उसके लक्षण है उन दोनों में संबंध होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। ठीक है, मुहावरे, लोकाकृतियाँ और कहावतें जो भी हैं वो क्या होंगी, लक्षणा शक्ति में आएंगी। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड आता है व्यंजना। ठीक है, थर्ड भेद इसका क्या है, व्यंजना है। ठीक है, शब्द शक्ति के आधार पर जो थर्ड भेद है वो व्यंजना है, जहां पर एक ही वाक्य, थर्ड आता है व्यंजना। ठीक है, शब्द शक्ति के आधार पर जो थर्ड भेद है व्यंजना, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जहां पर एक ही वाक्य के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ हो, व्यंजना शक्ति कहलाती है। ठीक है, जहां पर एक ही वाक्य हो लेकिन हर व्यक्ति के लिए जो है वो अलग अलग अर्थ प्रदान करता हो, वो क्या कहलाती है, व्यंजना शक्ति कहलाती है। ठीक है, और व्यंजना शक्ति के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद याद रखने हैं, कौन से होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। ठीक है, शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना, ये क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं व्यंजना शक्ति के। ठीक है, उदाहरण दिया है, रात कितनी अंधेरी है। ठीक है, रात कितनी अंधेरी है, तो कोई चोर जो है रात में अपने साथी को कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। तो यहाँ पर जो है एक ही वाक्य के लिए हर व्यक्तियों के लिए अर्थ अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे रात कितनी अंधेरी है, जो चोर बोल रहा है उसका कहने का तात्पर्य है कि रात अंधेरी की विशेषता बताना उसका अर्थ नहीं है। वास्तव में वह कहना चाह रहा है कि यह जो है चोरी करने लायक शानदार रात है। ठीक है, और इसी को अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएं तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा कि रात जो है कितनी अंधेरी है, अब हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, रात कितनी अंधेरी है, अब हमें सो जाना चाहिए। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए आप, इन दोनों वाक्य तो एक ही है लेकिन जो उसके अर्थ हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो है अलग अलग उसके अर्थ निकल के आ रहे हैं। तो आपको इसी में ही ये समझना है कि ये क्या है, व्यंजना शक्ति है। ठीक है, इसी के साथ जो शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद थे, ये टॉपिक यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।